हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। आप लोग का एग्जाम्स होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आने हैं वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, नहीं देखी हैं जरूर से देख लीजिए। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जेबी लॉ ऑफ मार्केट वाज रिजेक्टेड बाय डैश। जेबी के बाजार के नियम को डैश द्वारा खारिज कर दिया गया था। एडम स्मिथ, मार्शल, मार्थस या फिर डेविड डेविड रिकार्डो। यहाँ पर कह रहा है कि जो जेबी ने लॉ ऑफ मार्केट दिया था उसको किसने रिजेक्ट किया था। तो एक तो ये कि किसने दिया था तो वो जेबी हो गए। अब रिजेक्ट किसने किया था, तो किसने रिजेक्ट किया था, जो मार्थस थे उनके द्वारा जो था वो रिजेक्ट किया गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा था कि जो सप्लाई होती है वो अपने डिमांड खुद बना लेती है, ये उनका नियम था। इससे रिलेटेड प्रीवियस से वो वीडियो आई थी, वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को। तो ये किसने इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया था, वो मार्थस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मार्थस ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो मार्थस ने दी थी आप लोगों की जो पॉपुलेशन थ्योरी है, जनसंख्या का सिद्धांत है, वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया नेशनल इनकम इज फ्रॉम। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा हिस्सा किस विभाग का या किस क्षेत्र का होता है। सर्विस सेक्टर का, एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेड सेक्टर का। वैसे तो ये चारों ही सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है अपने अपनी जगह, सबका ही कंट्रीब्यूशन रहता है नेशनल इनकम में, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्ट रहता है वो सर्विस सेक्टर का रहता है, सेवा क्षेत्र का रहता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे तो हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर में एक कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अगर इस टाइम देखें हम तो सबसे ज्यादा जो नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो सर्विस सेक्टर का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज। यहाँ पे कह रहा है कि हस्तांतरण भुगतान का एक उदाहरण है। ओल्ड एज फंड्स, डिसेबिलिटी फंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ऑल ऑफ दैट। तो ट्रांसफर पेमेंट होता क्या है, तो ट्रांसफर पेमेंट जो होता है हस्तांतरण भुगतान जिसे कहा जाता है। तो इस तरह की गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के किए गए एक्सपेंसेस होते हैं जो कि रिटर्नेबल नहीं होते या जिनसे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। तो उसमें आपके ओल्ड एज फंड, जो ओल्ड एज होते हैं लोग उनको जो फंड दिए जा रहे हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। जो लोग विकलांग होते हैं, डिसेबल होते हैं, उससे रिलेटेड जो फंड्स बनाए जा रहे हैं वो भी आ रहे हैं। और जो अनएम्प्लॉय बेरोजगार हो गए या फिर जो रिटायर्ड होते हैं उन लोगों को जो बेनिफिट दिए जा रहे होते हैं, तो सोशल बेनिफिट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट कर रही होती है वो सारे आ जाते हैं आपके ट्रांसफर पेमेंट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा ही गया है कि ट्रांसफर पेमेंट इज कि क्या होते हैं हस्तांतरण भुगतान। पेमेंट फॉर गुड्स विद मनी, पेमेंट फॉर गुड्स विद गुड्स, पेमेंट विद नो गुड्स एक्सचेंज, नन ऑफ द अबव। पैसे के साथ माल के लिए भुगतान, माल के साथ माल के लिए, बिना किसी वस्तु के आदान प्रदान के भुगतान, उसमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो सोशल उसके लिए होता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो सामाजिक दायित्व हैं उनको पूरा करने के लिए इस तरह के कर रही। तो उसमें कोई भी गुड्स का एक्सचेंज नहीं होता है, ना ही मनी के बदले में, ना तो गुड्स गुड्स में होता है, ना ही मनी के बदले में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा कि बिना किसी वस्तु के आदान प्रदान के भुगतान होता है, पेमेंट विद नो गुड्स एक्सचेंज। और उसके एग्जाम्पल अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखे ही हैं। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार जो है हमारी समाज के कुछ वर्गों को वित्तीय सहायता के रूप में ऐसे भुगतान करती है और किसी भी रिटर्न की उम्मीद नहीं करती है, इस लेनदेन को हस्तांतरण भुगतान के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो समाज के सोशल उसके पर्पज से किया जा रहा होता है, अपने सोशल दायित्वों के लिए किया जा रहा होता है, और ये फाइनेंशियली एड दी जा रही होती है, उसमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलता, इसीलिए गुड्स या मनी किसी के एक्सचेंज में नहीं होते हैं। तो ये आपके ट्रांसफर पेमेंट कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ सम ऑफ। सकल घरेलू उत्पाद का योग क्या होता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, डिस्पोजेबल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, गवर्नमेंट परचेज और नेट एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, वेजेस, प्रॉफिट्स एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम बात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि किसकी बात हो रही है, जीडीपी की बात की जा रही है। जीडीपी की जब हम बात कर रहे होते हैं
तो जीडीपी किसको जोड़कर या किसको ऐड करने पर बनती है, इस तरह से ये पूछा गया आपसे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्लोज आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ऐड कर दीजिए, निवेश, उपभोग, सरकारी खरीद और शुद्ध निर्यात, निवेश, मजदूरी, लाभ और मध्यवर्ती उत्पादन, उपभोग सभी। तो यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, कंजप्शन जो किया गया है, जो गवर्नमेंट परचेज है और जो नेट एक्सपोर्ट है, उसको मिला करके जीडीपी हमारी बनती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जीडीपी क्या होता है कि एक वर्ष में जितना भी हमारा सकल घरेलू उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन को कैसे हम निकालते हैं, तो उसका समझ लीजिए एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग इज इक्वल टू, बचत बराबर है इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग, जीडीपी प्लस कंजप्शन एक्सपेंसेस प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, नन ऑफ दैट। तो यहाँ पर जब हम बचत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बचत से क्या मतलब है, तो एक तो आपकी हो जाती है कि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति अपनी कुछ सेविंग्स तो करके रखता ही है, क्योंकि यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर हम बात कर रहे हैं, नेशनल लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा सेविंग की मीनिंग होगी, वहाँ पर जो निजी बचत होती है और जो सार्वजनिक बचत होती है, प्राइवेट सेविंग और पब्लिक सेविंग, दोनों को ऐड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कि सेविंग की बात होगी तो सेविंग किसके इक्वल होती है, प्राइवेट सेविंग और पब्लिक सेविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द प्राइसेस राइज एट द एग्जॉर्बिटेंट रेट। जब कीमतें अत्यधिक दर से बढ़ती हैं तो इसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, प्राइसेस जो हैं वो हाई हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, डिसइंफ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है। तो कीमतें जब बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती हैं, बहुत तेज़ी से प्राइसेस हाई हो रहे होते हैं, राइज हो रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहा जाता है। यहाँ पर जो प्राइसेस क्या होता है, मुद्रा जो होती है, जो मनी होती है, उसके प्राइसेस एक तरह समझ लीजिए, जो उसकी परचेजिंग पावर होती है मुद्रास्फीति में, उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाती है, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसलिए उसके रेट्स कहा जाता है कि हाई हो गए हैं, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस रेट डबल, अगर कह रहा है कि जो प्राइस रेट है, मूल्य है, वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, तो धन की मांग की मात्रा आधी हो जाती है, धन का मूल्य आधा हो गया है, नाम मात्र आया प्रभावित है और उसमें से कोई नहीं, यानी कि द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मनी फेल्स बाय हाफ, द वैल्यू ऑफ मनी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ, नॉमिनल इनकम इज अनअफेक्टेड, नन ऑफ द रूट, उसमें से कोई नहीं। तो अगर कहा जाता है प्राइस रेट डबल हो गया, यानी कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, कीमतें डबल हो गई हैं, बहुत बढ़ गई हैं, तो वहाँ पर माना जाता है कि जो मनी है, उसकी वैल्यू क्या हुई है, वो आधी रह गई, घट गई। तभी मैंने आप लोग को बताया था कि जो मनी होती है उसकी परचेजिंग पावर, यानी कि उसकी जो क्रय शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जबकि आपके आज के टाइम में जैसे कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आप क्या देख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा पैसा लेके एक साथ जाते हैं और बहुत ही कम या बहुत ही कम क्वांटिटी में चीजें लेकर के वापस आ पाते हैं। जैसे कि एक जापानी कहावत भी है इस बारे में कि आज पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग मुट्ठी भर के सामान पैसा लेके जाते थे और थैला भर करके झोला भर के सामान लाते थे, और आज के टाइम में क्या होता है कि लोग झोला भर के पैसा लेकर जाते हैं और मुट्ठी भर के सामान लाते हैं। ये एक जापानी कहावत काफी फेमस भी है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है, परचेजिंग पावर जो होती है वो मुद्रा की कम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस रेट डबल होंगे, द वैल्यू ऑफ मनी हैज बीन रिड्यूस्ड बाय हाफ, धन का मूल्य आधा हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, An economy that interacts with other economies is known as, एक अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत करती है उसे कहा जाता है an export economy, a friendly economy, an open economy, an import economy। एक निर्यात अर्थव्यवस्था मैत्रीपूर्ण है, खुली अर्थव्यवस्था है, आयात अर्थव्यवस्था है। तो जो ओपन इकोनॉमी होती है उसके बारे में चीज कहा जाती है कि वो फ्रेंडली होती है, काफी फ्रेंडली से मीन्स ये है कि हम अदर इकोनॉमीज हैं, जो अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ काफी ट्रेड है, बिजनेस है, वो कर पाते हैं, तो वो आपकी ओपन इकोनॉमी कहलाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट्स इम्पोर्ट, यदि कोई देश आयात से अधिक निर्यात करता है, यानी कि उसका जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है और इम्पोर्ट है कम है, तो शुद्ध निर्यात नकारात्मक है, व्यापार घाटा चल रहा है, शुद्ध पूंजी बहिर्वाह सकारात्मक होना चाहिए, या फिर शुद्ध पूंजी बहिर्वाह नकारात्मक होगा। नेट एक्सपोर्ट आर नेगेटिव, रनिंग और ट्रेड डिफिसिट,
नेट कैपिटल आउटफ्लो मस्ट बी पॉजिटिव, नेट कैपिटल आउटफ्लो मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट आपके इस तरह समझ लीजिए ज़्यादा है और इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे, कम है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं मीन्स क्या है, जो फॉरेन इनकम है या फॉरेन करेंसी है हमारे देश में ज़्यादा आ रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा नेट कैपिटल आउटफ्लो मस्ट बी पॉजिटिव, शुद्ध पूंजी बहिर्वाह क्या होगा, हमारा सकारात्मक होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है। और जब सपोजिट सिचुएशन होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द टोटल वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। वर्ष के दौरान उत्पादित सभी नई वस्तुओं और सेवाओं के देश के अंतिम उत्पादन का कुल मूल्य है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि किसी भी एक वर्ष में यानी कि किसी ड्यूरिंग द ईयर जो भी न्यू प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट आउटपुट निकलता है, उनका चाहे गुड्स या फिर सर्विसेज हो जो प्रोड्यूस की जा रही होती है, तो उनको क्या कहा जाता है। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए, बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पर्सनल इनकम रिफर्स टू द इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री, द इनकम एट देयर डिस्पोजल आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस इज कॉल्ड डिस्पोजल इनकम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, कि व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों की आय को संदर्भित करती है, प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के बाद उनके निपटान में आय को डिस्पोजेबल आय कहा जाता है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उत्तर से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि व्यक्तिगत आय किसी देश के व्यक्तियों की आय को संदर्भित करती है, करेक्ट है। प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने के बाद उनके निपटान में जो आय को बचती है वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है, ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, आई होप आपने अच्छे से देखे होंगे, कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।